गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान आस्था महाविद्यालय से भूगोल विषय का प्राध्यापक। आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के चलते हम रूबरू आपसे क्लास में फेस नहीं कर सकते, इसलिए आस्था महाविद्यालय इटावा ने शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम चलाया है, जिसके तहत हम ऑनलाइन क्लासों का आगाज़ कर रहे हैं। स्पेशली बीए फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंटों के लिए मैं ये क्लास लेकर के आया हूँ। उसमें जो भूगोल विषय का पाठ्यक्रम है कोटा विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत, वो मैं आप लोगों से यहाँ आज डिस्कस करूँगा। उसमें भूगोल विषय का जो फर्स्ट पेपर है उसका सिलेबस मैं आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है बीए फर्स्ट ईयर, यहाँ लिखा बीए प्रथम वर्ष भूगोल पाठ्यक्रम 2020-21 का ये सिलेबस है, जिसमें फर्स्ट पेपर भौतिक भूगोल, जिसको फिजिकल ज्योग्राफी हम कहते हैं, उसका सिलेबस 5 यूनिट में डिवाइड है। विद्यार्थियों, चाहे कोई सा भी विषय हो, कोटा विश्वविद्यालय कोटा में कला संकाय के अंतर्गत सभी पाठ्यक्रम 5 यूनिट में डिवाइड हैं, 5 इकाइयों में विभक्त हैं हर विषय के पाठ्यक्रम। वैसे ही भूगोल का पाठ्यक्रम भी 5 यूनिट में डिवाइड है। तो फर्स्ट पेपर की जो 5 यूनिट का पाठ्यक्रम है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो फर्स्ट यूनिट है, ये इकाई फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है सौर मंडल एवं पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में। तो विद्यार्थी, इसके अंतर्गत हम बचपन से अध्ययन करते आए हैं सौरमंडल के बारे में, और सौरमंडल का जो सौर परिवार है जिसमें हमारी पृथ्वी भी उसका एक सदस्य है, उसी के बारे में हमें इसके अंतर्गत अध्ययन करना है। और इसकी उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं उसमें भी हमने छोटी क्लासों में, जैसे क्लास 10th में पढ़ा है, 8th क्लास में पढ़ा है, तो वही सारी चीज़ें थोड़ा सा विस्तारित रूप लिए हुए हमें आगे पढ़ने को मिलेगी। उसमें 3 सिद्धांत हमें मुख्य रूप से पढ़ने हैं: इमैनुअल कांट का सिद्धांत, जेम्स जीन्स का सिद्धांत एवं ओटो श्मिड का सिद्धांत। विद्यार्थियों, आपने छोटी क्लासों में इनको पढ़ा है, कांट का गैसीय परिकल्पना या कांट की वायवीय राशि परिकल्पना सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में। वैसे ही जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना और ओटो श्मिड की ग्रहणु परिकल्पना, ये तीनों परिकल्पनाएं अलग अलग है। जो कांट की वायवीय राशि परिकल्पना ये बताती है कि सौरमंडल की उत्पत्ति गैसीय पदार्थों से हुई है। जेम्स जीन्स की परिकल्पना ये बताती है कि सौरमंडल की उत्पत्ति तरल पदार्थों से हुई है। और ओटो श्मिड की ग्रहण परिकल्पना ये बताती है कि सौरमंडल की उत्पत्ति ठोस पदार्थों से होती है। इसलिए तीनों की एक एक परिकल्पनाएं, 3 तरह की परिकल्पनाएं इस सौरमंडल की उत्पत्ति के सिद्धांतों के संदर्भ में हमें यहाँ पर पढ़नी है। दूसरा जो मुख्य चैप्टर है हमारा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं संगठन के बारे में। विद्यार्थियों, यूं तो भूगोल विषय के अंतर्गत पृथ्वी के धरातल और उस पर निवास करने वाले लोगों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन यहाँ ये चैप्टर हमें पढ़ने को मिल रहा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो कई स्टूडेंट ये पूछ लेते हैं कि सर हमें तो ऊपर आवरण का अध्ययन करना है, आंतरिक भाग का कैसे अध्ययन क्यों करें? तो उसके लिए ये जरूरी है कि बाहरी आवरण की बनावट को समझने के लिए हमें आंतरिक बनावट को समझना पड़ेगा। जैसे शरीर में कोई फोड़ा हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो लगाने की दवा के बजाय हमें खाने की दवा देता है, अर्थात इंटरनल जो डिजीज होती है वो ठीक हो जाती है, और हमारा बाहरी आवरण जो शरीर का कोई हिस्सा है फुला हुआ है वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। तो हमें इस धरातल के बाहरी आवरण को, ये ऊंचे पर्वत, पठार, मैदान, खाइयां, जो उच्चावच है, इसको समझने के लिए इसके आंतरिक भाग के सीमित मात्रा में अध्ययन की आवश्यकता होती है। इसलिए इसका सीमित मात्रा में अध्ययन, अर्थात अल्प अध्ययन, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस तरह की है और इसका संगठन किस पदार्थों से या किन तत्वों से मिलकर के बना है, इसका हमें अध्ययन करना है। फर्स्ट यूनिट में ही तीसरा जो चैप्टर है हमारा, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। विद्यार्थियों, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अक्सर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सिर्फ यही परीक्षा नहीं, मुख्य परीक्षा जो आप बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो, आप भूगोल से संबंधित कोई सा भी कंपटीशन दो और वहां पर भूगोल विषय यदि आता है तो वहां पर इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आता है। इसको जिगसा फिट थ्योरी भी कहा जाता है, साम्य स्थापन का सिद्धांत भी कहा जाता है। विद्यार्थियों, ये वो सिद्धांत है जो हमें बताता है कि हमारे महाद्वीप, हमारे स्थलीय भाग किस तरह से वर्तमान अस्तित्व में आए हैं। और
ये चलायमान है या गतिहीन है, इसके बारे में ये सिद्धांत प्रकाश डालता है। तो इसके बारे में विशेष रूप से अध्ययन करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चौथा, इसी से संबंधित वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन से संबंधित ही प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत, ये भी इसी सिद्धांत की तरह है, लेकिन महाद्वीपों के विस्थापन को समझने के लिए या पर्वतों की उत्पत्ति को समझने के लिए, धरातलीय संरचना को समझने के लिए ये सबसे आधुनिकतम सिद्धांत है। इस सिद्धांत से हमें भूकंपों की उत्पत्ति के बारे में, ज्वालामुखी क्रिया के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में या वलित पर्वतों की संरचना के बारे में, इस सिद्धांत से हमें काफी कुछ जानकारी मिलती है, इसलिए ये वैज्ञानिक सिद्धांत माना जाता है। ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और आप लोगों के मुख्य परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विद्यार्थियों, तीसरा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है समस्थिति, जिसको भू संतुलन भी कहा जाता है, उसके बारे में प्राट और एरी ये दो विद्वान हुए हैं जिसने भू संतुलन के बारे में अध्ययन किया। इनके बारे में, भू स्थिति के बारे में या समस्थिति के बारे में या भू संतुलन के बारे में प्राट और एरी के विचारों के बारे में पूछ लिया जाता है, या कई बार इन दोनों प्राट और एरी का भू संतुलन के बारे में तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो समस्थिति भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। छठा जो चैप्टर है फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत पर्वत निर्माण के सिद्धांत, जैसा कि हम देखते हैं कि धरातल पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हमारे भारत में ही उत्तर में खड़ा है, हिमालय पर्वत। तो इस तरह के जो पर्वत हैं, ये पर्वत कैसे हुए, इनके निर्माण के संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग राय दी है, अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। तो उन्हीं पर्वत निर्माण को सिद्धांतों के अंतर्गत जोली, कोबर और होम्स का पर्वत निर्माण सिद्धांत का हमें आपके इस पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करना है। विद्यार्थियों, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कई बार कोबर और होम्स का क्वेश्चन, होम्स का जो पर्वत निर्माण सिद्धांत है, इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब आप देखें कि इसमें से 6 चैप्टर है। मैंने आप लोगों को 6 में से ये बता दिए कि ये 5 इंपॉर्टेंट है, 2, 3, 4, 5, 6 इंपॉर्टेंट ये भी है, क्वेश्चन इसमें से भी पूछा जाता है। लेकिन अब आप देखें कि कितना आसान है। 6 चैप्टर हैं, इस 6 चैप्टर में से 3 बड़े और 2 छोटे क्वेश्चन हमें परीक्षा के जो पेपर होगा हमारा मुख्य परीक्षा का, उसमें मिलते हैं। अगर हमें साल भर पढ़ाई करने का टाइम मिल रहा है और हमसे कहा जा रहा है कि 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर में से 3 चैप्टर में से 2 बड़े क्वेश्चन, 3 चैप्टर में से बड़े क्वेश्चन आएंगे और 2 छोटे क्वेश्चन रहेंगे, तो मैं नहीं समझता कि तैयारी हमारे लिए ज़्यादा कठिन होगी। लेकिन ज़रूरत है हमें समय से पूर्व तैयारी करने की, अपने आप को तैयार रखने की। दोस्तों, ये हुआ फर्स्ट यूनिट का जो पाठ्यक्रम है हमारा वो। अब दूसरी यूनिट की हम बात करें तो दूसरी यूनिट, ये इकाई सेकंड यहां पर लिखी हुई है मैंने, यूनिट, इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा वो है शेल अर्थात चट्टाने। हम बचपन से पढ़ते आए इनके बारे में भी। चट्टाने 3 प्रकार की होती है, अवसादी चट्टाने, कायांतरित चट्टाने और आग्नेय चट्टाने। अब ये देखें कि शेल, तो इसके प्रकार भी हमें पढ़ने हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, इसकी विशेषताएं भी हमें पढ़नी है। तो शेल में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा चैप्टर हमारा अनाच्छादन और मृदा निर्माण। विद्यार्थियों, ये जो अनाच्छादन शब्द है, इसके अंतर्गत 2 क्रियाएं जुड़ी हुई है। इसके अंतर्गत जो क्रियाएं हैं वो है, एक तो है अपर्दन की क्रिया और दूसरी है अपक्षय की क्रिया। इन दोनों क्रियाओं का सम्मिलित रूप ही अनाच्छादन कहलाता है। तो कई बार अनाच्छादन को एग्जामिनर टच नहीं करता और कभी कभी दे देता है कि अपक्षय को परिभाषित करते हुए इसके विभिन्न प्रकारों को बताइए या अपर्दन पर भौगोलिक लेख लिखिए, इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो अनाच्छादन का मतलब अपर्दन और अपक्षय की क्रियाएं होता है। और मृदा निर्माण, क्योंकि इस अनाच्छादन के प्रक्रम द्वारा ही मिट्टी का निर्माण होता है।
हमने बचपन में छोटी क्लासों में पढ़ा है कि अपर्दन का तात्पर्य मिट्टी का कटाव होना और अपक्षय का तात्पर्य है कि चट्टानों का अपने ही स्थान पर विघटित होना। ये दोनों क्रियाएं जब एक साथ मिल जाती है तो मिट्टी का निर्माण होता है। तो यहां हमें अनाच्छादन और मृदा निर्माण का एक साथ अध्ययन करना है सेकेंड यूनिट के सेकंड चैप्टर में। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता रहा था दूसरे चैप्टर के बारे में कि अनाच्छादन के अंतर्गत अपर्दन और अपक्षय की क्रियाएं सम्मिलित होती है और इन क्रियाओं से मृदा का निर्माण होता है। तीसरे चैप्टर की हम बात करें तो तीसरे चैप्टर में भू संचलन, पटल विरूपण, भ्रंश एवं वलन, ये क्रियाएं हमें अध्ययन करनी होती है। विद्यार्थियों, भू संचलन नाम से क्लियर है, भू यानी पृथ्वी, संचलन मीन्स इसका मूवमेंट होना, पृथ्वी की गतियों के बारे में इसमें अध्ययन करना है। पटल विरूपण, पटल का मतलब पृथ्वी का जो ऊपरी सरफेस है, धरातलीय भाग, विरूपण मीन्स इसका मुड़ना, इसमें बदलाव होना। भ्रंश अर्थात धरातलीय भाग में, ठोस धरातलीय भाग में जब कोई चटकन आ जाती है और उसमें विस्थापन होता है तो वो स्थिति भ्रंश की कहलाती है। एवं वलन, जब धरातलीय भाग प्रेशर के कारण मुड़ता है तो उस मुड़ाव को वलन कहा जाता है। इस चैप्टर में से भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धरातल में जो मोड़ पड़ते हैं, मोड़ इस तरीके से पड़ते हैं, तो ये मोड़ अलग अलग तरह के होते हैं। कभी दोनों भुजाएं बराबर होती है, कभी एक भुजा तिरछी होती है, एक का ढाल कमजोर होता है, कभी ये इस तरह से लेट जाती है, कभी इस तरह से लेट करके एक जगह से टूट जाती है। तो ये अलग अलग तरह के वलन होते हैं विद्यार्थियों। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वलन क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। चौथा क्वेश्चन है विद्यार्थियों दूसरी यूनिट के अंतर्गत भूकंप के बारे में। तो अक्सर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूकंप क्या है, तो पृथ्वी का हिलना भूकंप है। हम सभी जानते हैं, बचपन से इसके बारे में पढ़ते आए हैं। अब यहां पर कुछ एक्स्ट्रा चीज पूछ ली जाती है कि भूकंप की उत्पत्ति के कारकों की व्याख्या कीजिए या कारणों की व्याख्या कीजिए। तो हमें इस अध्याय के अंतर्गत भूकंप और उसको उत्पन्न करने वाले कारणों का अध्ययन करना है और विश्व के किन किन क्षेत्र में भूकंप की जो संभावना है वो अधिक रहती है, कहां कहां पर भूकंप की क्रियाएं ज्यादा होती है, वो अध्ययन हमें करना है। और इसके बारे में भूकंप और ज्वालामुखी क्रियाओं का अध्ययन अर्थात किन किन क्षेत्रों में ज्वालामुखी या भूकंप की घटनाएं अधिक होती है, ये सारा अध्ययन विद्यार्थियों फर्स्ट यूनिट में जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पढ़ेंगे यहां पर क्लियर हो जाएगी स्थिति, क्योंकि ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ही विश्व के भूकंपीय क्षेत्रों, ज्वालामुखी क्षेत्रों, पर्वत निर्माण के क्षेत्रों, इन सब की व्याख्या कर देती है। तो भूकंप और उसकी उत्पत्ति के कारण, ज्वालामुखी क्रिया और उसकी उत्पत्ति के कारणों की व्याख्या, ये 5 अध्याय हमें सेकेंड यूनिट में पढ़ने हैं विद्यार्थियों। इस सेकेंड यूनिट में 5 अध्यायों में से ही हमें 3 बड़े क्वेश्चन मिलेंगे और 2 छोटे क्वेश्चन मिलेंगे 1-1 नंबर के। तो ज्यादा सिलेबस नहीं है, हमें सिर्फ अपनी तैयारी करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा समय प्रतिदिन निकालना है और टू द पॉइंट हमें तैयारी करनी है अपनी परीक्षा के लिए। तीसरी यूनिट की हम बात करें तो यहां पर देखें, तीसरी यूनिट में भौतिक भूगोल के सिलेबस के अंतर्गत दिया हुआ अपर्दन चक्र, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपर्दन चक्र यह बताता है कि प्रत्येक वस्तु का, यहां तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो हम अध्ययन करेंगे वो सिर्फ धरातल का या नदियों का जो अपर्दन चक्र होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन अपर्दन चक्र को समझने के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी तत्व, कोई भी पदार्थ या कोई भी जीव जहां से उसकी उत्पत्ति होती है, जो जन्मता है उसका अंत भी होता है समय के साथ साथ। यही बात हमें यह बताती है कि अपर्दन चक्र है, एक सर्कल पूरा हो जाता है, उसके जन्म से लेकर के उसकी मृत्यु तक का समय एक चक्र कहलाता है। तो इसके बारे में डेविस और पेंक के विचारों को हमें पढ़ना है। जिस तरह से इस फर्स्ट यूनिट में हमने समस्थिति में प्राट और एरी के विचारों को पढ़ा था और इसका तुलनात्मक अध्ययन किया था समस्थिति के बारे में, उसी तरह से यहाँ अपर्दन चक्र के बारे में डेविस और पेंक के विचारों को अलग अलग भी पढ़ना है और इसका तुलनात्मक अध्ययन भी करना है। दूसरा जो चैप्टर है तीसरी यूनिट के अंतर्गत नदीकृत स्थलाकृतियां। अब आप देखें सभी इसी तरह की से है, एक नदीकृत स्थलाकृतियां हैं, तीसरा चैप्टर कास्ट स्थलाकृतियां हैं, चौथा चैप्टर हिमानीकृत स्थलाकृतियां हैं, पांचवा चैप्टर पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं, छठा चैप्टर तटीय स्थलाकृतियों के बारे में है।
यहां आप देखें, मैंने बता दिया फर्स्ट यूनिट में से 100% क्वेश्चन आता है, हमेशा क्वेश्चन आता है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। कई बार पूछा जाता है कि अपरदन चक्र क्या है, इसके बारे में भौगोलिक लेख लिखिए। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अपरदन चक्र क्या है, इसके बारे में डेविस के विचारों को बताइए या पेंक के विचारों को बताइए, या अपरदन चक्र के बारे में डेविस और पेंक का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। बाकी ये जो 5 चैप्टर बचे हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं किसी के बारे में, जैसे नदीकृत स्थलाकृतियां हैं। नदीकृत स्थलाकृतियों में अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां होती है। विद्यार्थियों, इनमें से बड़ा ही क्वेश्चन आता है, छोटा क्वेश्चन इसमें से बहुत कम आता है। अर्थात मैं ये कह रहा हूं कि 15 नंबर का क्वेश्चन ज्यादातर इसमें से, इस चैप्टर में से पूछा जाता है। नदीकृत स्थलाकृतियां, नदीकृत स्थलाकृतियों को कई बार लिख दिया जाता है कि आर्द्र प्रदेशों की स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए, तो भी बात एक ही है, नदीकृत स्थलाकृतियां हमें पढ़नी है। ये है कास्ट स्थलाकृतियां। कास्ट स्थलाकृतियां विद्यार्थियों चूने के प्रदेश की स्थलाकृतियों को कहा जाता है। ये जो चूने के प्रदेश की स्थलाकृतियां होती है, ये भूमिगत होती है, इसलिए कई बार यहां पर लिख दिया जाता है कि भूमिगत स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए, तो वहां हमें कास्ट स्थलाकृतियों के बारे में अध्ययन करना है। चौथा चैप्टर है हिमानीकृत स्थलाकृतियां। जो उच्च अक्षांशीय प्रदेश हैं, जो बर्फ से आच्छादित रहते हैं, अर्थात जहां पर हिमानियां होती है, ग्लेशियर होते हैं, तो ग्लेशियर भी गति करते हैं और उनके द्वारा जो अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक कार्यवाही होती है, उसके द्वारा अनेक प्रकार के स्थल रूपों का जन्म होता है, उसका हमें यहां पर अध्ययन करना होता है। 5वां जो चैप्टर है पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, अर्थात वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। तो यहां पर वायु ज्यादातर कहां पर सक्रिय होती है? शुष्क प्रदेशों में। तो कई बार क्वेश्चन ये भी दे दिया जाता है कि शुष्क प्रदेशों की स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए, तो इसका मतलब यही है कि पवन द्वारा निर्मित या वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में हमें वहां पर अध्ययन करना है। और अंत में है तटीय स्थलाकृतियां। तो सागर तटीय जो स्थलाकृतियां होती है, अर्थात लहरों के द्वारा जो तट पर बार बार प्रहार किया जाता है, तो उस प्रहार के स्वरूप सागर के तट पर अनेक प्रकार की स्थलाकृतियां जन्म ले लेती है, उसके बारे में हमें यहाँ पर अध्ययन करना होता है। तो विद्यार्थियों, इस भौतिक भूगोल के अंतर्गत ये 3 स्थलाकृतियां, विद्यार्थियों 3 यूनिट का सिलेबस हम देख चुके हैं भौतिक भूगोल के अंतर्गत। यहाँ आप देखें 4थी यूनिट और 5 यूनिट के बारे में। 4थी यूनिट में वायुमंडल का संगठन स्तरीकरण। विद्यार्थियों, इसके बारे में भी हम बचपन से पढ़ते आए हैं, वायुमंडल की परतों के बारे में और वायुमंडल की बनावट के बारे में। तो वायुमंडल के निर्माण में किन किन तत्वों का योगदान है, इसमें वायुमंडल के संगठन, जैसे जलवाष्प है, धूलकण है, विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, तो इसका अध्ययन हम वायुमंडल के संगठन के अंतर्गत करेंगे। एवं स्तरीकरण, अर्थात स्तरीकरण मीन्स उसके पदानुमान, अर्थात उसकी परतों के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो वायुमंडल की परतों के बारे में हम बचपन से पढ़ते आए हैं, वही अध्ययन यहाँ पर करना है। और यही चैप्टर आप लोगों को सेकंड पेपर जो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी है, वहां भी पढ़ने को मिलेगा। तो ये दोहरा फायदा आप लोगों को, एक चैप्टर पढ़ने से 2 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं आप लोगों के। तो यहाँ पर वायुमंडल का संगठन एवं स्तरीकरण। दूसरा चैप्टर है विद्यार्थियों सूर्यतप एवं उष्मा बजट। सूर्यतप अर्थात सूर्य से जो तापमान की प्राप्ति हमें हो रही है। एक तो यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ज्यादातर ये है कि सूर्यतप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन ज्यादातर इस चैप्टर से पूछा जाता है कि सूर्यतप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। सेकंड चैप्टर से इससे ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तापमान के बारे में, ये सूर्यतप से जो तापमान की प्राप्ति होती है धरातल को, तो इसमें भी वही सारी चीजें हमें पढ़ने को मिलती है। यहां में साथ साथ जो सागरीय भूभाग है, महासागरीय भूभाग है, उसमें तापमान का वितरण भी हमें यहां पर अध्ययन करना होता है। चौथा जो चैप्टर है वायुदाब एवं पवने, यहां पर वायुदाब की पेटियों के बारे में और विभिन्न प्रकार की पवनों के बारे में विद्यार्थियों हम बचपन से छोटी क्लासों से पढ़ते आए हैं। अगर हमें थोड़ी भी जानकारी है तो ये सारा सिलेबस हमें आसानी से समझ में आ सकता है। फिर भी अगर जानकारी भी नहीं है तो हमें कोशिश करनी है, कोशिश करेंगे तो हर चीज समझ में आनी है। तो यहाँ पर वायुदाब की पेटियों के बारे में और विभिन्न प्रकार की पवनों के बारे में हमें अध्ययन करना है। नेक्स्ट चैप्टर है जेट स्ट्रीम के बारे में।
ये भी एक प्रकार की पवन ही है जो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में सर्पिलाकार रूप में चला करती है। इसका पता विद्यार्थियों जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय चला था, जब अमेरिकी बम वर्षक विमान जापान पर हमला करने के लिए जा रहे थे, उसी समय इस जेट स्ट्रीम की खोज हुई थी। नेक्स्ट जो चैप्टर है वायु राशियां एवं वाताग्र। तो विभिन्न प्रकार के जो वायुमंडल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की वायु राशियां मौजूद है, और जब दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां मिलती है तो वाताग्र का निर्माण होता है। इसका अध्ययन इस छठे चैप्टर के अंतर्गत करना है। इसमें से भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विभिन्न वायु राशियों के बारे में या वाताग्रों के प्रकार के बारे में। छठा चैप्टर है चक्रवात। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। विद्यार्थियों इस चैप्टर से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, और आपकी जो मेन एग्जाम है यहां भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, किसी भी एक चक्रवात के बारे में अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। और अंतिम जो चैप्टर है इसका 8वां चैप्टर जलवायु वर्गीकरण, यह भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां कोपेन का जलवायु वर्गीकरण या थार्नवेट का जलवायु वर्गीकरण, जिन्होंने अलग अलग सिंबलों का वर्णन किया है अपने जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत, तो उनके बारे में हमें अध्ययन करना है। और ये जो जलवायु वर्गीकरण है ये इंपॉर्टेंट है। हम आगे जहां तक कंपटीशन देते रहेंगे ये चैप्टर विद्यार्थियों, ये जो पूरा का पूरा फर्स्ट ईयर का सिलेबस है भौतिक भूगोल और पर्यावरण भूगोल, ये हमें इसी दृष्टिकोण से पढ़ना है कि ये हमेशा हमारे जीवन भर काम आएगा जब तक हम पढ़ते रहेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिलेबस है फर्स्ट ईयर का जो ज्योग्राफी का सिलेबस है। और ज्योग्राफी सब्जेक्ट का बेस भी यहीं से शुरू हो जाता है। तो विद्यार्थियों चौथी यूनिट हमारी क्लियर हुई। विद्यार्थियों चौथी यूनिट की हमारी कंप्लीट हुई। इसके बाद 5 यूनिट में जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें फर्स्ट चैप्टर है महासागरीय नीतल के उच्चावच, अर्थात महासागरों की जो तली है। हम देखते हैं कि धरातल के ऊपर यहाँ पर पर्वत, पठार, मैदान, खाइयां हमें नजर आती है, लेकिन महासागरीय तली को हम देख नहीं पाते। लेकिन महासागरों की तली में भी जैसे हम धरातल पर देखते हैं पर्वत, पठार, मैदान, खाइयां, यही सारे स्थल रूप वहां पर भी देखने को मिलते हैं। तो महासागरीय नीतल के उच्चावच, तो इसके अंतर्गत महासागरीय नीतल का जो भू आकारिकी है उसका अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। दूसरा, महासागरीय जल में तापमान व लवणता का वितरण, अर्थात महासागरीय जल में तापमान और लवणता किस किस तरह से बदलती है उसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। यहां से भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है विद्यार्थियों कि महासागरों में तापमान या लवणता के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। इस तरीके से यहां से क्वेश्चन आता है। तीसरा जो चैप्टर इसमें सामुद्रिक धाराएं एवं ज्वार भाटा, यहां सामुद्रिक धाराएं वाले चैप्टर में से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है विद्यार्थियों। जिस तरह से धरातल के ऊपर बड़ी बड़ी नदियां बहती है, उसी तरह से महासागरीय भाग में भी बड़ी बड़ी नदियां हैं, उनको हम महासागरीय धाराएं कहते हैं या सामुद्रिक धाराएं कहते हैं। वो जल में ही प्रवाहित होते हैं। जिस तरह से धरातल पर नदियां प्रवाहित होती है वैसे महासागर में ये धाराएं प्रवाहित होती है। तो इन सामुद्रिक धाराओं को महासागरीय नदियां हम कह सकते हैं। मैंने अभी कहा आप लोगों को। तो सामुद्रिक धाराओं के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, और साथ में यह दे दिया जाता है कि महासागरीय धाराएं क्या है, इनके बारे में बताते हुए किसी एक महासागर की धाराओं का वर्णन कीजिए। तो यहां पर हमें महासागरीय धाराओं के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करना है। एवं ज्वार भाटा, तो ज्वार भाटा की जो क्रियाविधि है उसके बारे में हमें समझना है। और अंतिम चैप्टर है विद्यार्थियों इस फर्स्ट पेपर भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो 5वीं इकाई है उसका महासागरीय निक्षेप। विद्यार्थियों इस धरातल पर जितने भी अपक्षय और अपर्दन की घटनाएं होती है, हमने अभी पढ़ा था अनाच्छादन की क्रिया, तो जितना भी अपर्दन होता है वो अपर्दन का मलबा बहकर के महासागरों की तली में जाकर के जमा हो जाता है। अब उसके जमा होने को ही हम महासागरीय निक्षेप कहते हैं। ये अलग अलग प्रकार का होता है, कोई मोटा होता है, कोई महीन होते हैं। तो इसके अलग अलग कणों के या निक्षेप के अलग अलग प्रकारों के आधार पर ये जो निक्षेप है इसको अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। इसे हम महासागरीय निक्षेप कहते हैं। तो इसका हमें अध्ययन करना है। इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, बड़ा क्वेश्चन भी आता है महासागरीय निक्षेप के बारे में कई सारे, जैसे डाइटम पंख, ये पिछली क्लासों में पूछा गया सवाल है। ग्लोबिजेरिना पंख, इसके बारे में पूछा। रेड्यूलेरियन पंख, इसके बारे में सवाल पूछा गया है। तो ये महासागरीय निक्षेप के ही प्रकार हैं। तो विद्यार्थियों, ये हमारा जो बीए फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर भौतिक भूगोल का पाठ्यक्रम है। मैंने 5 यूनिट आप लोगों को बताई है और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि जो सिलेबस आप लोग नोट कर लोगे। अब इसके बाद हम 1 बाय 1 चैप्टर टू चैप्टर हम इसकी स्टडी करेंगे। तो अगली क्लास में मिलेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।